कहती है कि भाई चांद बाबू ने जिस तरह से लंबे समय से यहाँ मेहनत की है और पिछली बार भी 2022 में जब उनको मौका मिल रहा था तो उनसे वो मौका छीनकर उनकी मेहनत को खामोश कर दिया गया। इस बार यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की टीम ने ये तय किया कि भाई चांद बाबू जो ईमानदार छवि के और संघर्ष करने वाले और कुदरती में बदलाव करने वाले नेता हैं, उनको हमें मौका देना चाहिए। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने उस फैसले को दिल से स्वीकार किया। साथ साथ जिन साथियों को मौका नहीं मिला है, हमारे जोकर साहब, मस्तूर भाई और तमाम साथी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि उनको ज्यादा मेहनत करनी है कि उनकी मेहनत को देखकर पार्टी ये फैसला ले कि अगली बार आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको भी कहीं ना कहीं मौका देके आगे बढ़ने का, आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। सामान्य साथियों, ये चुनावी सभा है। सबसे पहले तो चुनाव पे हम लोग बात करेंगे कि चुनाव क्यों होते हैं और चुनाव से क्या बदलाव होते हैं। चुनाव क्या बदलाव के लिए होते हैं या चुनाव सिर्फ एक अवसर होता है कि जनता चुनाव में भागीदार बने और फिर अपने घरों में जाके बैठ जाए। इसके लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर को सुनना और समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजनीति में भागीदारी नहीं करोगे, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज जो सरकारें सत्ता में रहती हैं, वो सरकारें न नौजवानों की सुनती हैं, न किसानों की सुनती हैं, न महिलाओं की सुनती है, न कर्मचारियों की सुनती है, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनती है। वो सिर्फ तानाशाही करती है। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है आपको देखना समझना पड़ेगा। कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना होता हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें आरक्षण के साथ छेड़खानी ना होती हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा के नौजवान लोगों को मौका मिले। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि गांव में रहने वाली महिलाओं को उद्योग धंधे लगा के, कुछ उद्योग लगा के रोजगार देने का काम किया जाए। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि पढ़े लिखे नौजवानों को, जिनको उनके माँ बाप ने अपना खून पसीना लगाकर पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया है, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, नौकरी रोजगार दिया जाए। ऐसी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। और तो और सरकार के पास तो इतनी इच्छा शक्ति भी नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगवा के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम करे। मुझे आपको ये समझना है कि 300 साढ़े 300 रुपए की मजदूरी से, 400 रुपए की मजदूरी से आपको सम्मान का जीवन नहीं मिल सकता है। अगर सम्मान का जीवन चाहिए तो फिर आपको, क्योंकि बिना राजनीतिक सम्मान का जीवन दे सकते हैं, न ही अपने घर परिवारों को इतना मजबूत और संपन्न बना सकते हैं कि आप ये महसूस करें कि हमारे परिवार सम्मान का जीवन जी रहे हैं। आप जानते हैं, मैं तो आपके बीच से निकल के आया और आज भी आपके बीच में रहकर इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। और आप ये भी जानते हैं, कभी मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई और सूबा हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या उत्तराखंड हो, जहां जहां आपके ऊपर, आपके अधिकारों के ऊपर किसी भी सरकार ने हमला करने का काम किया, आपका जुर्म जाति ढाने का काम किया, भीम आर्मी के साथियों ने, आजाद समाज पार्टी के साथियों ने और चंद्रशेखर आजाद ने कंधे से कंधा मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और उस आवाज को उठाने का काम किया। मैं आज भी नहीं भूला हूं, मैं आज भी नहीं भूला हूं
यही मुरादाबाद के पास में एक पार्क में भाई चंद्रशेखर आजाद का संदेश पहुंचा दो कि मेरे बेटे को न्याय दिला दे। चुनाव चल रहा था लोकसभा का, मैंने चुनाव को पीछे छोड़ दिया और मैं यही रामपुर पहुंच के मैंने उस परिवार की आवाज उठाने का काम किया और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। सम्मानित साथियों, इतनी बड़ी संख्या में मुझे और पार्टी संगठन में भरोसा करने वाले मेरे साथियों, आप ये जानते हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या पुलिस की भर्ती का मामला हो या दरोगा भर्ती का मामला हो या पटवारी भर्ती का मामला हो या आपके कोई भी हत्याबाज हो, कभी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। चाहे दिल्ली में गुरु घर टूटा हो या एनआरसी का आंदोलन हो, जब मुसलमान भाइयों को परेशान करने का काम किया गया और आपकी वोट लेने वाले नेता घरों में घुस गए, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना साहब का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, या अखलाक का मामला हो, या पहलू का मामला हो, या नजीब का मामला हो, या कहीं भी कोई जुर्म हुआ हो। और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में चाहे वसीम की हत्या हो, जिस तरह का जुर्म बहराइच में हो रहा है, जिस तरह का जुर्म बुढ़ाना में हो रहा है, ये नेता जिनको आपने 37 एमपी जिनके बना दिए, वो चद्दर तान के एसी में पड़ते सो रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद सड़कों में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकायत आपसे नहीं की है। और इच्छा ये है, सिर्फ इच्छा ये है कि जिस तरह देश के वीरों को सुख सुविधा का जीवन मिल रहा है, इस प्रदेश के और देश के हर गरीब को सुख सुविधा का जीवन मिलना चाहिए। इच्छा सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से अमीर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला पा रहा है, गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और गरीब के बच्चों को भी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इच्छा यह है, ज्यादा इच्छा नहीं है। इच्छा यह है जिस तरह अमीर अपने बच्चों का और खुद का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा के अपनी जिंदगी को बचा लेता है, गरीब को भी उतना अच्छा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में बहुत कम पैसे में मिलना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। इच्छा यह है कि सदियों से जुर्म सहते आ रहे इन गरीबों के हाथ में भी सुख सुविधा और सम्मान का जीवन आना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है। इच्छा यह है कि गांव में काम करने वाली मेरी माँ बहनों को, जिनको भट्टे में काम करना पड़ता है, जिनको कोल्हू में काम करना पड़ता है, जिनको ईंटें उठानी पड़ती है, जिनको फेरी करना पड़ता है मेरे भाइयों को, और जिनके जाति धर्म के आधार पर जुर्म हो रहा है, ये जुर्म बंद होना चाहिए। जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित पिछड़े वर्ग के लोगों कर रही है, ये आरक्षण के साथ छेड़खानी बंद होनी चाहिए। मैंने तो पार्लियामेंट में मांग उठाई थी, आपने सुना भी होगा कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साकेत, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, तमाम जातियों के लोग जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, जिनके पढ़े लिखे